हेलो गाइस, मेरा नाम है करण केवीजी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करण के केवीजी। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के डेरिवेशंस के बारे में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ज्यादा डेरिवेशन है नहीं, एक दो ही है। तो सबसे पहला डेरिवेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। चलो करते हैं। स्टेटमेंट जो था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो क्या कहता था कि जो फोर्स होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स को एफ से डिनोट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और रेट बोला हुआ है तो दैट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। आगे देखते हैं भैया। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम जनरली किसके बराबर होता है? मास और वेलोसिटीज के इनटू के। नो प्रॉब्लम। अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूंगा तो फाइनली वेलोसिटी लगेगी वहां पे m, और फाइनल वेलोसिटी होगी v माइनस m इनिशियल वेलोसिटी u, और नीचे क्या चल रहा है t। मास कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। नो प्रॉब्लम। हम क्या जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी होता क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटीज में कोई चेंज आएगा तो वो क्या कहलाता है? या दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रिलेशन को समझाता है, तो रिलेशन को मैं इक्वेशन में लिखूंगा तो आई हैव टू चेंज इनटू अ कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, कांस्टेंट लिखना पड़ता है, इनटू m इंटू ए। अगर इन द फॉर्म ऑफ ऐसा ही यूनिट कही जाए तो ऐसा ही यूनिट की फॉर्म में भैया k की तो कोई यूनिट होगी नहीं, दैट विल बी 1। तो लिखा जा सकता है m इंटू ए। अगर k की वैल्यू यूनिट फॉर्म में कितनी ली जाए भैया आपकी 1, तो फोर्स इक्वल टू आती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन का, और ये किससे आता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। इसके बाद थोड़ा सा इसकी यूनिट के बारे में बात करूं, इसकी ऐसे यूनिट होगी क्या फोर्स की? वैसे क्योंकि मास को किलोग्राम में नापते हैं तो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसकी एक यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं। तो आप चाहो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हो फॉर रिप्रेजेंटिंग फोर्स, या आप न्यूटन यूज कर सकते हो। तो ये ज्यादा सिंपल पड़ती है तो ज्यादातर यूजुअली बच्चे इसी को यूज करते हैं। डेरिवेशन है रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट मान रखे हैं, एक का ऑब्जेक्ट का नाम ए है और एक का बी। उसका मास m1 मान रखा है और बी वाले का मास m2। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। थोड़ी देर बाद उनके बीच में हुआ कोलाइजन, एंड देन कोलाइजन के बाद क्या ही चेंज आया? वेलोसिटीज बदल गई। अभी वेलोसिटीज v1 है और वेलोसिटी अभी कितनी है? v2। चलो होता क्या है, लेट अस सपोज कि फोर्स जो थी ए वाले ऑब्जेक्ट की ऑन बी वाले पर, वो मैंने एज f1 मान रखी है। क्या होगी? क्योंकि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो मास m2 है उसका और उस पे एक्सेलरेशन a2 है। सिमिलरली अगर मुझे फोर्स जो v वाले पे लग रही थी ऑन किस b की वजह से लग रही थी ऑन a वाले पे, वो मैंने एज f2 मान ली, तो क्या हुआ? m1 इंटू a1। एंड आप जैसा जानते हो एक्सेलरेशन होता ही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन a1 वाला मानना होगा तो v1 और u1। सिमिलरली अगर a2 निकालना है दैट विल बी v2 माइनस u2 अपॉन t। नो प्रॉब्लम। अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या जानते हैं? फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है वो? कि जो फोर्सेस होती हैं वो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूं और वो चीज भी एट द सेम टाइम मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएगी मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है तो मैंने F2 पे माइनस लगा दिया। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। F1 फोर्स है भाई आपकी M2 इंटू A2। सिमिलरली F2 हो गई आपकी M1 A1। I just use the
जो मैंने ऊपर लिख रखा था, यूज द सिंबल्स, और जो भी मैंने F1 और F2 की वैल्यू ली है वो जैसे सिंबलाइज करी थी वैसे ही लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले M2 को M2 ही रहने देते हैं, A2 को क्या लिखेंगे, V2 माइनस U2 अपॉन T माइनस M1, A1 को लिखेंगे V1 माइनस U1 अपॉन टी, जो अभी एक्सेलरेशन की वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, टी से टी रिड्यूस हो गया। अब बचा यहाँ पे M2V2 माइनस M2U2 इक्वल टू माइनस M1V1 माइनस माइनस प्लस M1U1। V वाले टर्म को, ये जो नेगेटिव टर्म है उसको उधर ले जाता हूं, तो M1V1 प्लस M2V2, ये तो टर्म है ही यहाँ पे M1U1, नेगेटिव टर्म को उधर ले जाएंगे तो M2U2। थोड़ा सही तरीके से लिखो तो M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब ये हुआ क्या, ये जो आपका मोमेंटम है ये कहाँ का था, देखो आप गौर से, M1U1 ए का मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे ही यहाँ मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है बी का, तो ये कोलाइजन से पहले वाली स्थिति में टोटल मोमेंटम है, तो मैं यहां लिखूंगा टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल टू आ गया किसके, देखो इधर मोमेंटम कितना है M1 इंटू V1, बी वाले पे M2 इंटू V2, तो टोटल मोमेंटम हो गया इन दोनों का समेशन, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, तो भैया यही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम कोलाइजन से पहले जितना था वो अभी भी उतना ही है, देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम, यानी कि ना तो मोमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे और ना कहीं से कुछ खराब भी हो रहा है, तो कह सकते हैं भाई कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, चाहे कोलाइजन हो उससे पहले चाहे कोलाइजन के बाद, मोमेंटम डज नॉट चेंज।